हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेडीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इन्वायरमेंट का रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरे इन्वायरमेंट को जो है हम लोग कवर करेंगे। ये इन्वायरमेंट में जितना भी क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट से, इसमें हम पूरा इन्वायरमेंट को कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नोट्स में सारे टॉपिक को इसमें कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे धैर्य बनाकर, तो इसको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो आइए सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1867 में किया गया। यह जीव और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम शब्द जो है जी ट्रांसलेट के द्वारा 1935 में दिया गया। यह एक कार्यात्मक इकाई है, यहाँ जैविक अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इकोलॉजिकल निशे जो है जोसेफ ग्रेनेल के द्वारा 1917 में दिया गया। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव की विशिष्ट भौतिक स्थिति उसकी कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे घास के मैदान, जंगल के बीच का क्षेत्र। यह एज इफेक्ट के कारण प्रजातियों की संख्या घनत्व दोनों समुदायों से अधिक होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता को देखते हैं। तो 10% का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया, तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा 1942 में दिया गया। इसके अनुसार एक पोषण स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। शेष 90% ऊर्जा जो है श्वसन और उष्मा के क्षय के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया, तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में दिया गया। ऊर्जा पिरामिड चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 दिया गया। ऊर्जा पिरामिड देखें तो ये हमेशा सीधा होता है, सीधा मतलब इस तरह होता है। ठीक है, और क्योंकि ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। जैव भार पिरामिड की बात करें तो स्थल तंत्र में सीधा, लेकिन जलीय तंत्र में जैसे तालाब इन सब में उल्टा बनता है। ठीक है, तो स्थल तंत्र में सीधा बनता है इस तरह और जलीय तंत्र में जो है इस तरह बनता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग उत्पादकता की बात करते हैं। उत्पादकता जैसे जीपीपी, जिसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित कुल कार्बनिक पदार्थ होता है। एनपीपी जो है, जिसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, यह जीपीपी में से श्वसन व्यय घटाने के बाद प्राप्त हुई ऊर्जा होती है। ठीक है, अब विश्व के प्रमुख बायोम देखते हैं। बायोम की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, सर्वाधिक जैव विविधता, बहुस्तरीकरण और लैटेराइट। सवाना की बात करें तो बड़े शिकारियों की भूमि, जहाँ पे लंबी घासें और छितरे पेड़ होते हैं, यहाँ पे लाल भूरी मिट्टी पाई जाती है। मध्य छांसी घास भूमि की बात करें तो विश्व की रोटी की टोकरी, जैसे प्रेरी स्टेपी। ठीक है, और यहाँ पे चन्नोजम मिट्टी पाई जाती है। टैगा वन की बात करें तो यहाँ पे शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ पे पोर्टजॉल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल में, जिसमें हम लोग सबसे पहले गैसीय चक्र देखेंगे। गैसीय चक्र में हम लोग नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र इन सबको देखते हैं। ये चक्र अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेडिमेंट्री या अवसादी चक्र को देखते हैं, जिसमें फास्फोरस सल्फर चक्र, इनका भंडारण पृथ्वी की भूप्रपट्टी से होता है। ठीक है, तो देखिए जो गैसीय चक्र पूछता है कि गैसीय चक्र में कौन कौन सा चक्र सम्मिलित होता है, अवसादी चक्र में कौन कौन सा होता है, तो अवसादी में फास्फोरस सल्फर का चक्र इन सबको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना जो है, इसमें राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इससे के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब आइए कुछ पर्यावरणीय समस्याओं और सम्मेलनों की बात करते हैं। ठीक है, तो यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जलाशयों में जब पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता से शैवाल प्रस्फुटन होता है, तो जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन मात्रा होती है कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। फिर ओजोन डिफ्लेशन देखते हैं, तो ओजोन डिफ्लेशन समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में CFC के कारण ओजोन परत का पतला हो जाता है, पतला होना ही ओजोन क्षरण कहलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो है इसी से संबंधित है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में पहली बार परिभाषित किया गया। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां की बात करते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, कि 11 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कि एक समय क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र के पादप
जीव समुदाय दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे। उन क्षेत्रों में जहाँ सबसे पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नग्न चट्टानों या नया लावा। फिर द्वितीयक सक्सेशन की बात करें या द्वितीयक अनुक्रमण, उन क्षेत्रों में जहाँ पहले वनस्पतियाँ थीं लेकिन आग, बाढ़ या मानवीय हस्तक्षेप से नष्ट हो गई, जैसे कटा हुआ जंगल या प्राथमिक की तुलना में तीव्र इसका विकास होता है। ठीक है, और अनुक्रमण की पूरी श्रृंखला जो होती है इसको हम सेरे या क्रमक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो क्लाइमेट कम्युनिटी क्या होता है कि अनुक्रमण की जो अंतिम अवस्था या स्थिर अवस्था होती है, जलवायु के साथ संतुलन हो जाता है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा 1988 में किया गया। किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए जो है कम से कम वहाँ पे 500 से कम से कम 1500 जो है स्थानिक संवहनी पौधे होनी चाहिए, उसका 70% मूल आवास नष्ट हो चुका हो। ठीक है, तो उनको जो हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, प्रमुख हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में जो है 4 प्रमुख हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। ठीक है, तो सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है पश्चिमी घाट जैव विविधता यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, और याद रखना कि यह जो है नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा 1988 में दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन देखते हैं। जैसे रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, 1971 में आया। स्टॉकहोम जो है 1972 में मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। साइट्स 1973 में लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक से संबंधित है। वियना 1985 में ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है ओजोन क्षयकारी CFC के चरणबद्ध तरीके से हटाने से। रियो सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 जैव विविधता की संधि। ठीक है, तो इस तरह हम एक क्रम भी देख रहे हैं कि कभी कभी इनका क्रोनोलॉजी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर 1997 में हम क्योटो प्रोटोकॉल देखते हैं जो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं प्रदूषण के प्रकार एवं संकेतक। तो लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषण है, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड से जो है कि अपेक्षाकृत प्राकृतिक संकेतक है। ठीक है, तो लाइकेन एक बहुत संवेदनशील जो है कह सकते हैं एक पौधा होता है जो वायु प्रदूषण की जो है इससे हम माप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण मापने की इकाई है। BOD का उच्च स्तर जल में अधिक प्रदूषण को दर्शाता है। फ्लोरोसिस क्या है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से धातु हड्डियों कमजोर होना। इटाई क्या है, कैडियम प्रदूषण से होने वाला रोग। मिनीबाता क्या है, पारा प्रदूषण से होने वाला रोग। ठीक है, अब देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 जो है, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, हाथी परियोजना 1992 में, जैविक विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है इसका प्रतिपादन विलियम रीस के द्वारा किया गया और मैथिक वेकरनेल के द्वारा किया गया 1992 में। ठीक है, यह क्या है कि मानवीय मांग और पृथ्वी की पारिस्थितिक पुनरुत्पादन क्षमता के बीच संतुलन को मापता है। इसे ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। अब उसके बाद देखते हैं कि जैव विविधता के प्रकार। हम लोग जैव विविधता के प्रकार को जो है R.H. विटेकर के द्वारा 1972 में दिया गया। जैव विविधता के मापने के 3 स्तर इन्होंने बताया। अल्फा विविधता यह किसी विशिष्ट क्षेत्र समुदाय में भीतर प्रजातियों की कुल संख्या को दिखाता है। बीटा विविधता के अंतर्गत 2 अलग अलग समुदायों पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों के परिवर्तन की दर को दिखाते हैं। गामा विविधता के अंतर्गत संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक देश या महाद्वीप की कुल विविधता को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है जैव विविधता के प्रकार। हम महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सूचकांक और माप को देखते हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। उच्च BOD उच्च प्रदूषण। ठीक है, तो जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। जब जो है BOD अधिक हो जाता है तो अधिक प्रदूषित हो जाता है जल। ठीक है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि जल में सभी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, यह BOD से अधिक सटीक होता है। ठीक है, डीएल ऑक्सीजन की बात करें तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, यदि यह 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो पानी प्रदूषित माना जाता है, और यदि 4 मिलीग्राम लीटर से कम है तो जलीय जीव मर जाते हैं। ठीक है, अब भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 1973 में
प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ, यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। 54वां टाइगर रिजर्व जो है धौलपुर करौली राजस्थान है, ठीक है। और सर्वाधिक बाघ वाला जो है राज्य मध्य प्रदेश है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। और भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु है, ठीक है। अब वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन को देखते हैं हम लोग। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है कि विभिन्न गैसों की गर्मी सोखने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का GWP सर्वाधिक होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। और अब देखते हैं कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो क्या है, पृथ्वी की सतह द्वारा विकिरण को परिवर्तित करने की क्षमता ताजी बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, लगभग 80 से 90%, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखते हैं हम लोग कि जैसे बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, किसी एक जीव के शरीर में प्रदूषक का जमा होना, ठीक है, बायो किसी एक जीव के अंदर। बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाने पर प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ना, जैसे DDT, ठीक है। तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रदूषकों की जो सांद्रता है बढ़ता है, ठीक है। कार्बन सिंक क्या होता है, वही प्राकृतिक क्षेत्र जैसे महासागर वन जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ठीक है। ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पर्यावरणीय क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। डीप इकोलॉजी, यह जो है अर्नेस्ट 9 के द्वारा 1973 में दिया गया। इकोलॉजिकल नीसेज शब्द किसने दिया, तो जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा दिया गया, ठीक है। इकोलॉजिकल नीस से जो है जोसेफ ग्रीनेल, और डीप इकोलॉजी अर्नीस नीस के द्वारा दिया गया, ठीक है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की, तो जोसेफ फोरमैन ने किया था, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। अब आइए देखते हैं कि पारिस्थितिकी नियम और सिद्धांत। बर्गमैन का नियम ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों और पक्षियों का शरीर गर्म जलवायु की तुलना में बड़ा होता है सतह क्षेत्र कम करने के लिए, ठीक है। एलन का नियम जो है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठंडी जलवायु वाले जंतुओं में कान, पूंछ और पैर छोटे होते हैं ताकि शरीर की गर्मी कम नष्ट हो। ग्लार्क का नियम है कि गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पक्षी स्तनधारी अधिक गहरे रंग के होते हैं। सेल्फोर्ड का सहिष्णुता नियम है, किसी जीव की सफलता पर्यावरणीय कारकों की एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये नियम और सिद्धांत हुए। महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं। कीस्टोन प्रजातियाँ वह प्रजाति जिसको अपने पारिस्थितिक तंत्र पर उसकी संख्या की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव होता है, जैसे जंगल में शेर या समुद्र में ऊदबिलाव, ये तो उसे हटा दिया जाए तो पूरा तंत्र ढह सकता है। अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसी प्रजातियाँ जिनके संरक्षण से उनकी आवास की अन्य कई प्रजातियाँ स्वतः संरक्षित हो जाती है, जैसे टाइगर। संकेतक प्रजातियाँ क्या है, वो प्रजाति जो पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव का तुरंत संकेत देती हैं, जैसे वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन, जल प्रदूषण के लिए ट्यूबीफेक्स, ठीक है। जैव क्षेत्र और बायोस्फीयर बायोजोग्राफी ऑफ इंडिया, तो रोजर्स और पनवार ने 1988 में भारत को 10 बायोजियोग्राफिकल जोन में जो है बांटा, ठीक है, जिसमें 10 जो है ट्रांस हिमालय, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत, है ना, द्वीपीय समूह। तो इसमें और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि कौन सा इसमें है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है। अब आइए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का एनर्जी ज्योग्राफी वैश्विक ऊर्जा संसाधन लक्ष्य को देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है कि इसमें सौर, पवन, भूतापीय और जल विद्युत को सम्मिलित करते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक जो है नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम भारत में है, हरियाणा में। यह कर्क और मकर रेखाओं के बीच स्थित देशों का समूह है, ठीक है। अब आइए अगला है कि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सूचकांक जो है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 प्रमुख प्रदूषकों को हम लोग देखते हैं। PM10, PM2.5 और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन, ओजोन और मेथेन और लेड, इन सबको सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो ये 8 प्रदूषक हैं, इसमें पूछ लिया कौन है कौन सा नहीं है। ग्रीन GDP क्या होता है, आर्थिक विकास की दर मापते समय प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और प्रदूषण को लागत को घटाते हैं। अर्थ आवर सूट क्या है कि वह तारीख जब मानवता उस वर्ष के लिए पृथ्वी की पुनरुत्पादक क्षमता का पूरा उपयोग कर लेती है, बायोकैपेसिटी का, ठीक है। डीप इकोलॉजी क्या है कि अर्नेस्ट नीस के द्वारा 1973 में दिया गया, प्रकृति को मनुष्य की जरूरतों से स्वतंत्र मूल्य प्रदान करता है। स्वैलो इकोलॉजी यह केवल मानव लाभ के लिए पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ठीक है।
गाया हाइपोथेसिस जो है जेम्स लवलॉक के द्वारा दिया गया, पृथ्वी एक जीवित और स्वनिगमन करने वाली इकाई है मानता है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी प्रक्रम शब्दावली को देखें, जैसे इकोलॉजिकल इफिशियंसी या विभिन्न पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता, जैसे लिंडमैन का 10% का नियम होता है, माना जाता है। और इकोलॉजिकल रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जब एक ही नीश में एक प्रजाति दूसरी प्रजाति का स्थान लेती है, ठीक है। और होम्योस्टैटिक क्या होता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह बाहरी परिवर्तनों के बावजूद अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है, सेल्फ रेगुलेशन। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में किसी प्रजाति का अधिकतम प्रजनन क्षमता, इसको हम लोग बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब प्रमुख पर्यावरणीय नियमों और संधियों की बात करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो है 2010 में आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच, लाभ साझाकरण, ठीक है। आईची जो है टारगेट 2010 में जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए 20 रणनीतिक लक्ष्य। किगाली जो है 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके एचएफसी को कम करना। मिनीमाटा 2013 में पारा के प्रतिकूल प्रभाव सुरक्षा। बेसल कन्वेंशन 1989 में खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर नियंत्रण। अब लोग भारत में वनों की स्थिति देखते हैं, तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। भारत में वनों की स्थिति को हम लोग देखते हैं 2021 का जो डेटा है, तो कुल वन वृक्ष आच्छादन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.6% है। सर्वाधिक वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में 84%, फिर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मैंग्रोव जो है कवर सबसे अधिक पश्चिम बंगाल सुंदरवन में है, उसके बाद गुजरात का स्थान आता है, ठीक है। अब हम लोग पर्यावरणीय नैतिकता और दर्शन में कुछ शब्दावलियाँ देखते हैं। डीप इकोलॉजी अर्नीस के द्वारा 1973 में दिया गया विचार जो मानता है कि सभी जीवित प्राणियों का समान मूल्य होता है, चाहे वो मनुष्य के काम आए या ना आए, ठीक है। ये मानता है प्रकृति में जितनी भी जीवित प्राणियाँ हैं सभी का मूल्य समान है ना, तो सबका जो है ध्यान रखना चाहिए। सैलो इकोलॉजी क्या होता है कि केवल मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रदूषण और संसाधन की कमी के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। इको फेमिनिज्म क्या होता है कि वंदना शिवा और फ्रैंकोइस डी यूबोन यह विचारधारा दिया गया। यह मानता है कि प्रकृति के शोषण और महिलाओं के उत्पीड़न के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। भारत में इसकी शुरुआत 1976 से 77 में हुआ था। यह किसी बड़ी परियोजना जैसे बांध उद्योग को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरण पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि रणनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, या नीतियों और योजनाओं के स्तर पर EIA का व्यापक रूप है, ठीक है। प्रदूषण और संकेतक, हमेशा याद रखें कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण और मछलियाँ शैवाल जल प्रदूषण के मुख्य जैविक संकेतक हैं। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, इसमें जो है पिरामिड जो है सीधा बनता है, जबकि खनिज पोषक तत्वों का प्रवाह जो है चक्री होता है, ठीक है। तो ऊर्जा क्या है, एक दिशी होता है, जबकि खनिज पोषक तत्व क्या है, चक्री होता है, ठीक है। पिरामिड क्या है कि संख्या और जैवभार के पिरामिड सीधे उल्टे हो सकते हैं, ठीक है, जबकि लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 10% का नियम लागू होता है। इसमें प्रत्येक अगले जो है पोषण स्तर को जो है 10% ही प्राप्त होता है, 90% जो है शोषण के द्वारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो और जबकि जो संख्या और जैवभार का है वह जो है सीधा उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। अब पादप अनुक्रमण की अवस्थाएं देखते हैं, तो जो स्टेज ऑफ प्लांट सक्सेशन की बात करें तो यह जो है क्लेमेंट्स के द्वारा दिया गया। इसकी 5 अवस्थाओं को इन्होंने बताया। सबसे पहले न्यूडेशन होता है, नग्नता, किसी क्षेत्र की वनस्पतिक विहीन होना जैसे बाढ़ आग के कारण। फिर आक्रमण, इन्वेजन, नए बीजों या बीजाणुओं का पहुंचना, स्थापित होना। इसमें 3 उपचरण होते हैं, प्रवासन, स्थापन, एकत्रीकरण। फिर कंपटीशन आता है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रजातियों के बीच संसाधनों के लिए संघर्ष। फिर रिएक्शन शुरू होता है, जीवों द्वारा अपने पर्यावरण में भौतिक बदलाव होना, जैसे मृदा की गुणवत्ता सुधारना। फिर स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स, एक अंतिम और स्थिर समुदाय का निर्माण होता है इसके माध्यम से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिक उत्पादकता है उसके प्रकार। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से निर्मित ऊर्जा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसमें उपभोक्ताओं द्वारा भोजन के पाचन और शोषण से निर्मित नई ऊर्जा है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो विश्वतीय वर्षावन, मैंग्रोव, मूंगे चट्टान और ज्वार नद मुख्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। न्यूनतम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में गहरे महासागर, ठंडे और गर्म मरुस्थल को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब की इकोलॉजिकल थ्योरी को हम लोग देखते हैं।
हार्वर्ड ब्रुक प्रयोग के द्वारा दिया गया। यह वनों की कटाई और पोषक तत्वों के चक्र पर इसके प्रभाव। और फिर कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल EFB गॉस के द्वारा दिया गया, जिसमें दो प्रजातियों को जो एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं वे एक ही निशे में लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती। फिर थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी मैक आर्थर और विल्सन के द्वारा 1967 में दिया गया। यह बताता है कि द्वीपी का आकार मुख्य भूमि से उसकी दूरी वहाँ की प्रजातियों की संख्या निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि द्वीपीय जैव भूगोल का सिद्धांत किसके द्वारा, तो मैक आर्थर और विल्सन के द्वारा 1967 में दिया गया। और कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है GF गॉस के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग गैसों का प्रभाव जो है इस वैश्विक तापन क्षमता यह मापता है कि एक विशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी ऊष्मा सोखती है। कार्बन डाइऑक्साइड = 1 मानक। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक कार्बन क्या होता है। यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करके ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ा देता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को अवशोषित करके ग्लेशियर को पिघलने की गति बढ़ा देता है, इसे हम लोग ब्लैक कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब भारत में हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल मोमेंटम जो है भारत के पर्यावरणीय केंद्रीय आंदोलन बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा शुरू किया गया, जो खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान इन्होंने दिया। चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट पेड़ों को गोली लगाकर कटाई का विरोध किया इन लोगों ने। ठीक है, यह उत्तराखंड संबंधित है। फिर उसके बाद एपिको आंदोलन है, पांडुरंग हेगड़े से संबंधित है। चिपको का दक्षिण भारतीय संस्करण कर्नाटक में शुरू किया गया। फिर नर्मदा बचाओ से मेधा पाटेकर बाबा आमटे बड़े बांधों के निर्माण के विरोध में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किस आंदोलन से कौन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ से जो है मेधा पाटकर और बाबा आमटे, एपिको से पांडुरंग हेगड़े, चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट, और विश्नोई आंदोलन जो है अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। ठीक है, साइलेंट देवी जो आंदोलन है यह कुंती पूजा नदी केरल से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पनबिजली परियोजना से बचाना। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इकोटोन और एज इफेक्ट जो है, जो संक्रमण क्षेत्र होता है विविधता अधिक होती है वहाँ पर। ठीक है, अब फूड वेव क्या होता है, यह खास श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थिरता प्रदान करता है। नेट जीरो क्या है कि भारत का लक्ष्य 2070 तक है, जबकि चीन का 2060 तक, विकसित देशों का 2050 तक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। ठीक है, 2030 तक प्राप्त करना इनका लक्ष्य है। अब जैव विविधता संरक्षण के तरीके देखते हैं, तो इसके संरक्षण के 2 तरीके हैं, 2 मुख्य विधियाँ, जिसमें इन टिश्यू है जीवों को उसके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रोव्स। अब एक्सिटू में देखते हैं बाह्य स्थानों में जीव को उसके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम या मानव निर्मित स्थान पर रखना, जैसे चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक, बीज बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सिटू जो है कंजर्वेशन में आते हैं। अब भारत की आर्द्र भूमियाँ की बात करते हैं, तो रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हस्ताक्षरित संधि है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है उन रामसर स्थलों की सूची जिनमें मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हुए हैं। भारत के वर्तमान स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक झील जो है मणिपुर। ठीक है, और चिल्का पहले थी, अब हटा दिया गया। ठीक है, तो भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और लोकटक जो है मणिपुर का जो है अभी सम्मिलित है। ठीक है, यह उन स्थलों को सम्मिलित किया जाता है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं जिसमें। ठीक है, भारत में स्थिति बात करें तो वर्तमान में कुल 85 जो है रामसर साइट हैं। ठीक है, सर्वाधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में आपके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऊर्जा पिरामिड और ऊर्जा के अपवाद जो है। जैवभार का उल्टा पिरामिड, यह केवल जलीय जो है पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब समुद्र में पाया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन का जैवभार उनसे बड़ी मछलियों की तुलना में कम होता है। संख्या पिरामिड की बात करें, यह एक बड़े क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाता है, जहाँ एक पेड़ पर कई पक्षी, उन पर कई परजीवी निर्भर होते हैं। ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा की क्षय अनिवार्य। ठीक है, तो इस तरह बनता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल, इसमें मृदा के सन स्तर होरिजन्स का ज्ञान जो है भूगोलवेत्ताओं के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो होरिजन होता है मृदा का जो है कितने उसके परत होते हैं। तो सबसे ऊपर का वो परत होता है जिसे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ए होरिजन होता है जो टॉप सॉइल या ह्यूमस की दिखता होती है इसमें। ए होरिजन या लीचिंग जोन कहते हैं, जहाँ से खनिज नीचे की ओर जाता है। फिर बी होरिजन जैसे सब सॉइल या लोहे एल्युमिनियम के ऑक्साइड जमा होते हैं। सी होरिजन जिसे पैरेंट रॉक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब प्रमुख
पारिस्थितिक शब्दावलियों को देखते हैं। बायोम क्या है? पृथ्वी और जंतुओं का एक बड़ा क्षेत्रीय समूह जो एक समान जलवायु परिस्थितियों में रहता है। बायोटा क्या होता है कि यह किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवित जीवों, पौधों, जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है इसमें। इकोटाइप एक ही प्रजाति के जीव जो अलग अलग वातावरण के आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। फिर साइनो इकोलॉजी या पूरे पादप समुदाय उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है। ठीक है, तो इस तरह जो है देखिए, अगर ये प्रयास हमारा बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। ऑर्टिकोलॉजी या किसी विशिष्ट प्रजाति उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का क्रम देखने तो सबसे पहले टाइगर 1973 में, घड़ियाल 1975 में, गैडा 1987 में, हाथी जो है 1992 में, हिमतेनुआ जो है प्रोजेक्ट जो है 2009 में। ठीक है, तो ये सब क्रम ही पूछता है कब कौन सा आया, तो याद रखना टाइगर का 1973 में, हाथी का 1992 में अधिकतर पूछा जाता है। बाकी गैडा का 1987, घड़ियाल का 1975 में है। वायुमंडल की परतें और प्रदूषण। ओजोन परत समतल मंडल में अच्छी होती है, लेकिन क्षोभमंडल में यह प्रदूषक के काम करती है। ठीक है, तो ओजोन जो गैस है वह समताप मंडल में जो है लाभदायक है, लेकिन जब क्षोभमंडल में है तो प्रदूषक का काम करने लगता है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 6 गैसों को जो है सम्मिलित किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, फिर उसके बाद HFC, PFC, सल्फर हेक्सागल जो है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये सब गैसें सम्मिलित हैं, 6 गैसें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिडों का गणितीय आधार क्या है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा का संरक्षण और द्वितीय जो है ऊर्जा के क्षय पर आधारित है। तो जो पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं तो वह द्वितीय नियम पर आधारित है, ऊर्जा के क्षय का। ठीक है, और लिंडमैन का जो है 10% का रूल बताता है कि यदि उत्पादक स्तर 10,000 कैलोरी ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को 1,000, द्वितीयक को, और 100 जो है तृतीयक को, और केवल 10 जो है कैलोरी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह जो है प्रत्येक स्तर पर केवल जो है 10% ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि विश्व में प्रमुख बायोम और उनकी विशिष्ट वनस्पतियाँ। भूमध्यसागरीय में जो है, भूमध्यसागरीय में बात करें तो इसमें जो है जैतून, ओक, कारल, चापराल ये सब आते हैं। पत्तियाँ मोटी होती हैं, मोमी, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। टुंड्रा की बात करें तो यहाँ पे काई, लाइकेन, सेज, बहुत छोटे पौधे क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत ही पिघलती है। मैंग्रोव की बात करें तो सुंदरी, एराइजोफोरा, शोषण जड़ें और जरायोजोता। ठीक है, डेजर्ट में जो है कैक्टस, यूफोरबिया, खजूर। ठीक है, इसकी विशेषता होती है गूदेदार तना और पत्तियों की कांटों में रूपांतरित। ठीक है, जो पत्तियाँ होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली, जिसमें बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मिट्टी या पानी से प्रदूषकों को हटाना। बायो एक्यूमुलेशन क्या आता है? किसी एक जीव के ऊतकों में प्रदूषक की मात्रा का समय के साथ बढ़ना। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ना। ठीक है, जैसे DDT का प्रभाव, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, प्रत्येक जो है ऊपर जाने पर खाद्य श्रृंखला में इनका जो है प्रदूषक सांद्रता बढ़ता जाता है। इकोक्लाइन क्या होता है कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच भौतिक रासायनिक कारक जैसे लवणता, तापमान में कमी का परिवर्तन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रदूषण के प्रकार, उनके प्रभाव। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, ब्लैक फुट रोग जो है पेयजल में आर्सेनिक के अधिकता से, पश्चिम बंगाल में सामान्यता है देखा जाता है। और नॉकनी सिंड्रोम जो है फ्लोराइड प्रदूषण के कारण हड्डियों का मुड़ना। पार्थेनियम गाजर घास, इससे मनुष्यों के त्वचा रोग या दमा हो जाता है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन के फीडबैक तंत्र देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलते हैं तो पृथ्वी की एल्बिडो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी और गर्मी सोखती है और तापमान और बढ़ता है। और निगेटिव फीडबैक क्या होता है कि बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे बादल बनते हैं। बादल सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष भेज देते हैं, जिससे तापमान थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जैव विविधता से संबंधित जो लीगल फ्रेमवर्क हैं भारत में। तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 जो है या CBD के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है स्थानीय समुदायों द्वारा अपने जीव क्षेत्र की जैव विविधता का दस्तावेज तैयार करना। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला केरल मूंग, रीफ मूंग, इन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कालखंड में विभाजित है, प्रथम 2008 से 12, द्वितीय 2013 से 20। ठीक है, एजेंडा 21 के अंतर्गत जो है एजेंडा 21 रियो सम्मेलन 1992 का दस्तावेज जो सतत
विकास पर केंद्रित है। ठीक है, अब वैश्विक कार्बन सिंक और ब्लू कार्बन सिंक को देखते हैं हम लोग। तो ब्लू कार्बन सिंक क्या होता है? यह कार्बन है जो तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास, लवण, दलदल द्वारा वातावरण से सोख लिया जाता है। यह स्थानीय वनों की तुलना में कार्बन को अधिक तेजी से लंबे समय तक संचित कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उसे लंबे समय तक भूगर्भीय के जैविक भंडारों में जमा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि मापता है कि मानव जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कितनी भूमि और जल संसाधनों की आवश्यकता होती है। बायो कैपेसिटी, प्रकृति की वह क्षमता जिससे वह संसाधनों का पुनरुत्पादन करती है और मानव द्वारा उत्पन्न कचरे को अवशोषित करती है। इकोलॉजिकल डेफिसिट, जब किसी क्षेत्र का फुटप्रिंट उसके बायो कैपेसिटी से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि सक्सेशन जो उत्तराधिकार के प्रकार हैं, जैसे ऑटोजेनिक सक्सेशन, जब समुदाय स्वयं अपने पर्यावरण में बदलाव लाता है, जैसे पेड़ों की छाया से नीचे की वनस्पतियों को बदलना। और एलोजेनिक सक्सेशन क्या है कि जब बाहरी कारकों जैसे ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन करना बदलाव आता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, सरल से जटिल समुदाय की ओर जाना। और रेट्रोग्रेसिव क्या होता है कि जटिल से सरल समुदाय की ओर जाना जो है, या रेट्रोग्रेसिव प्रतिगामी अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख सम्मेलन। COP21 जो है हाल ही में पेरिस 2015 में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि 1.5 सेल्सियस से नीचे रखना। ठीक है, और COP26 जो है 2021 में ग्लासगो में हुआ। भारत ने पंचाकृत लक्ष्यों को घोषणा और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना। COP28 ग्लासगो 2023 में लॉस एंड डैमेज फंड का क्रियान्वयन जो है ग्लोबल स्टॉकटेक पहली रिपोर्ट जो है इससे संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी क्रिया से बनते हैं, जैसे ओजोन और पैन। ठीक है, जैविक प्रदूषक में परागकण, कवक, बैक्टीरिया। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर होता है। अत्यधिक जैविकता वाला कोरल रीफ, मूंग चट्टानें जिसे समुद्र का वर्षावन कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 2 खंड में, प्रथम 2008 से 12, द्वितीय जो है 2013 से 20 था। ठीक है, और G20 जो है रियो सम्मेलन 92 में जो सतत विकास केंद्रित है। अब देखते हैं हम लोग सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों द्वारा संचित कुल सौर ऊर्जा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है कि पौधों द्वारा श्वसन के बाद बची हुई कुल ऊर्जा। शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता क्या होता है कि पूरे समुदाय के श्वसन के बाद बची हुई कुल जैविक सामग्री। विश्व का औसत NPP सर्वाधिक वर्षावन जौर नादमुख में होती है, सबसे कम खुले महासागरों और मरुस्थल में होती है। ठीक है, जैविक अंतर क्रियाओं की बात करें तो एक होता है सहभोजिता या म्यूटलिज्म, जिसमें दोनों को जो है जीव को लाभ होता है। ठीक है, जैसे लाइकन, कवक और शैवाल। और कमेंसलिज्म में क्या है कि एक को लाभ होगा दूसरे को हानि है। ठीक है, एक को लाभ होगा दूसरे को कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसे शार्क पर चिपकी हुई रेमोरा मछली। और पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक को लाभ होगा दूसरे को हानि, जैसे अमरबेल। ठीक है, और एमेंसिलिज्म क्या है कि एक को जो है हानि होगा दूसरे को कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसे पेंसिलिज्म बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोगों ने बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन को देखा। अब देखते हैं कि इकोलॉजिकल निशे जो है इसका जो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा विकसित किया गया। इसमें 4 मुख्य आयाम हैं। हैबिटेट निशे, जहाँ जीव रहता है। फूड निशे, वह क्या खाता है जिससे और किससे प्रतिस्पर्धा करता है। रिप्रोडक्टिव निशे, वह कब और कैसे प्रजनन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल निशे, तापमान, आर्द्रता और भूमि की स्थिति को देखते हैं इसमें हम लोग। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक LA और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। देशों को उनके पर्यावरण स्वास्थ्य के आधार पर रैंक करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अक्सर जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़े जोखिम के रूप में दिखाया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट, एक व्यक्ति, संगठन और राष्ट्र द्वारा कुल उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। ठीक है, और कार्बन। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जो पारिस्थितिक सेवाएं हैं कौन कौन से हैं। इसे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट 2005 के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। प्रोवाइजिंग, जिसे भोजन, पानी, लकड़ी। रेगुलेटिंग में जलवायु नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण। कल्चरल में आध्यात्मिक, शैक्षिक और मनोरंजक लाभ। सपोर्टिंग में पोषक चक्र, मृदा निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये सब जो है
इकोलॉजिकल इकोसिस्टम सर्विसेज हो गई। अब उसके बाद हम लोग गैया हाइपोथेसिस देखे हैं। जेम्स लेब्लांक के द्वारा पृथ्वी एक जीवित इकाई है। डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट नील्स के द्वारा प्रकृति का आंतरिक मूल सभी इसमें प्रकृति में जीवित जीवों को महत्व देता है। इकोसिस्टम एजी टांसले 1935। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। बायोडायवर्सिटी डब्ल्यू जी रोजर 1985 के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल जो सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, 1971 में रामसर कन्वेंशन जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पे है। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण और पर्यावरण का पहला वैश्विक सम्मेलन है, इसी से ये यूएनईपी की स्थापना होती है। 1973 जो है साइट्स जो लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक संबंधित है। 1982 अनक्लॉज समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। फिर 1985 में वियना ओजोन परत संरक्षण के लिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और एजेंडा 21 की शुरुआत यहीं से हुई। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन जो स्थानिक कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करने से है। 2013 में निर्माता जो पारे के प्रतिकूल प्रभावों के मानव स्वास्थ्य की रक्षा से संबंधित। ठीक है, प्रमुख प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचने वाली पदार्थों CFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना सबसे पहला प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो है विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी लक्ष्य। कार्टाजेना जो है जैव सुरक्षा और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम का प्रबंधन करना। नगोआ प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच, लाभ का समान साझा करना। ठीक है, भारत के प्रमुख पर्यावरण अधिनियम 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, शिकार पर रोक, नेशनल पार्क अभ्यारण्यों की स्थापना। 1974 जल प्रदूषण नियंत्रण, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। 1981 संरक्षण अधिनियम, वनों की कटाई, गैर वन के लिए वन भूमि के उपयोग पर रोक। 1981 में वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण, वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रदूषण को कम करने हेतु। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता अधिनियम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। 2002 जैव विविधता अधिनियम, जैविक संरक्षणों के संरक्षण, उनके लाभों के न्यायसंगत वितरण हेतु। 2010 NGT पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट 2015। यह UNFCCC के तहत एक ऐतिहासिक समझौता है। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक असर 2 डिग्री सेल्सियस तक उकरना, इसको जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना जो है सम्मिलित किया गया वर्तमान में। ठीक है, फिर INDC जो है प्रत्येक देश को अपने स्वयं के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के होते हैं। ओजोन के लिए वियना जो है 1985 में, मॉन्ट्रियल 87, किगाली 2016 में। ठीक है, ये सब ओजोन संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से देखिए रियो 1922 में, फिर 1997 में क्योटो, पेरिस 2015 में। जैव विविधता में रियो 1992, कार्टाजेना 2000, नगोया 2010। ठीक है, तो ये सब जो है विभिन्न जो है कन्वेंशन से संबंधित। अब आइए देखते हैं कि ओजोन संरक्षण का विकास क्रम कौन कौन सा रहा। तो वियना हम लोगों ने देखा फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, केवल अनुसंधान निगरानी की बात की है, किसी गैस को कम करने कानूनी लक्ष्य नहीं रखा गया। फिर मॉन्ट्रियल जो है 1987 में, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसमें ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे CFC हेलोजन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। किगाली में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही विस्तार है, इसका लक्ष्य HFC को कम करना। ठीक है, HFC ओजोन के नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित देखते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल 97, इसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत दिया गया। Annex 1 देश विकसित देश जिन्हें उत्सर्जन कम करना था। इसमें CDM विकसित देश विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं में निवेश करके कार्बन क्रेडिट जमा कर सकते हैं। पेरिस समझौता 2015 COP21 टॉप डाउन अप्रोच को बदलकर बॉटम अप कर दिया गया। प्रत्येक देश को अपना NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन देना होता है। हर साल 5 ग्लोबल स्टॉक टेक प्रावधान है। ठीक है, जैव विविधता और रासायनिक संधियाँ, बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पर संचलन को रोकना, विकसित देशों का कचरा विकासशील देशों में फेंकना। रोड मैप कन्वेंशन 1998 में खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्व सूचित सहमति अनिवार्य करना। स्टॉकहोम 2001 परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन जैसे DDT डिऑक्सिन को प्रतिबंधित करना, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जयवर्धन जो मैग्निफिकेशन करते हैं। अब देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण अप्लाइड पर्यावरण कानून जो है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 जो है 1986 से छाता कानून कहते हैं। यह केंद्र सरकार को जल, वायु, वन्यजीव अधिनियमों के बीच समन्वय करने की शक्ति देता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक वैधानिक शुरुआती इस अधिनियम के तहत हुई।
तटीय विनिमय जोन अधिसूचना, तटों के पास निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1991 पहली बार। फिर वन अधिकार अधिनियम 2006 में वनों में रहने वाली जनजातियों को उनके पारंपरिक वन संसाधनों पर अधिकार देना। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट। REDD प्लस वनों के संरक्षण, विकासशील देशों को वनों को बचाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंडिंग, रियो सम्मेलन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ब्लू कार्बन, तटीय परिस्थिति, मैंग्रोव और समुद्री घास द्वारा सोखा गया कार्बन। कार्बन लीकेज, औद्योगिक नीतियाँ जहाँ सख्त कानूनों के कारण उद्योग दूसरे सख्त कानून की वजह से उद्योग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण दिवस है उसको देखते हैं कि 2 फरवरी को जो है हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे 1971 के रामसर सम्मेलन की याद में मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, वनों के महत्व और संरक्षण हेतु। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, स्वच्छ जल की उपलब्धता और संरक्षण के लिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित प्रदर्शित करने के लिए। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ पर। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उपलक्ष्य में। अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 3 मार्च विश्व वन जीव दिवस, साइट्स के उपलक्ष्य में। 26 मार्च अर्थ आवर, आमतौर पर मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 से 9 बजे तक बिजली बंद रखना। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने हेतु वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस, भारत में भोपाल गैस त्रासदी की याद में। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, और 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। पहली बार 1974 में ओनली वन वर्थ थीम के साथ मनाया गया। 2026 की थीम थी कि प्रत्येक यूनेपी एक नई थीम होस्ट कंट्री घोषित करता है। ठीक है, अब देखते हैं जो पर्यावरण के त्रिदेव हो। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो है डिकेट्स देखते हैं कि 2021 से 30 जो है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक मनाया जाता है। UN डिकेट्स यानी को सिस्टम रीस्टोरेशन। 2011 से 20 जो है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2026 की थीम थी, आमतौर पर प्रत्येक वर्ष नई थीम घोषित की जाती है, जैसे वन और नवाचार। 1 जुलाई 7 जुलाई वन महोत्सव, भारत में इसे वृक्षारोपण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 के KM मुंशी तत्कालीन कृषि मंत्री ने की थी। यह भारत का वास्तविक राष्ट्रीय स्तर का वानिकी उत्सव है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं। प्रथम वन नीति जो है 1894 ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम नीति 1952 में पहली बार लक्ष्य रखा गया कि भारत को कुल भूभाग का 33% हिस्सा वन आच्छादित होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, वर्तमान यह नीति प्रभावी है। इसका मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण स्थिरता है, न केवल राजस्व प्राप्ति पर। इसमें संयुक्त राष्ट्र प्रबंधन पर जोर दिया गया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। कुल फॉरेस्ट कवर जो है 21.71। कुल वन और वृक्ष आच्छादन जो है लगभग 24.62। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम, मैंग्रोव कवर पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो देहरादून वानिकी संस्थान। IIFM जो है भोपाल में है, और AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है। ठीक है, और सामाजिक वानिकी जो है 1976 में शुरू किया गया। खाली पेड़ पर सार्वजनिक भूमि पर समुदाय की मदद से वृक्षारोपण करना। एग्रो फॉरेस्ट्री, एक ही खेत में फसल के साथ साथ वृक्ष लगाना। सिल्वीकल्चर क्या है कि वनों की खेती और उनके विकास और वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है,
तो इस तरह हम लोगों ने जो इन्वायरमेंट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उसका हम लोग प्रॉपर जो है रिवीजन किया जो है। तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आए तो आप लोग TDS एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ हो तो उसको सुधार कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का TDS एकेडमी से जुड़े रहने के लिए।